स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। कल रात खीवा से समरकंद पहुंचने के बाद अगले दिन सुबह मैं अपनी नेक्स्ट कंट्री तजिकिस्तान के लिए निकलता हूं। तो सबसे पहले हम टैक्सी बुक करके पहुंचते हैं बस स्टैंड, जहां हमें ऐसी वैन मिलती है जो हमें तजिकिस्तान के बॉर्डर तक छोड़ने वाली थी। रास्ते में उज्बेकिस्तान के कई गाँव आते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे तजिकिस्तान का बॉर्डर करीब आ रहा था तो सिर्फ हम 2 पैसेंजर्स बच जाते हैं जिन्हें बॉर्डर तक जाना था। बॉर्डर पर पहुँचने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था, पर ये खुशी ज़्यादा देर टिकी नहीं। वीडियो ऐसे इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं बॉर्डर पर फंसा पड़ा हूँ और सिक्योरिटी ऑफिसर्स वीडियो बनाने से मना कर रहे हैं। एक रात काटनी पड़ेगी यहाँ पे। अगली रात को 12 बजे के बाद मैं एंटर कर सकता हूँ तजिकिस्तान। जो मेरा वीज़ा वैलिड है वो है अराउंड 22 तारीख से, और आज है 20 तारीख, यानी कि मैं 21 तारीख की रात तक 12 बजे तक यहीं पे रहना पड़ेगा। उसके बाद मैं एंटर कर सकता हूँ वहाँ पे। और एक्सपीरियंस काफ़ी ठीक ठाक है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं अपनी पहली इंटरनेशनल ट्रिप पर ऐसे 2 रात के लिए बॉर्डर पर फंसने वाला था। इस दौरान मुझे इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू भी पता चली, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब स्टार्टिंग से जानते हैं कि पूरी सिचुएशन क्या थी। गुड मॉर्निंग। अभी फ़िलहाल मैं हूँ तजिकिस्तान में, पर यहाँ आने का सफ़र बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला था। अब मैं बताता हूँ क्यों। मैं जा रहा था ताशकंद सिटी, पर मैं बीच में समरकंद उतर गया क्योंकि मेरे को तजिकिस्तान आना था। पर मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा जो वीज़ा वैलिड है वो है 22 तारीख से, और मैं था 20 तारीख को समरकंद। तो 20 तारीख को टैक्सी लेकर मैं आता हूँ जो तजिकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पे। उज्बेकिस्तान से एग्ज़िट ले लेता हूँ। मेरे पास हालांकि डबल एंट्री वीज़ा था, तो एक एंट्री मेरी एग्ज़िट हो चुकी थी। अब मैं पहुँचता हूँ तजिकिस्तान की जो इमिग्रेशन ऑफिसर है उसके पास। वहाँ पे मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया और मैंने अपना वीज़ा दिखाया। तो इमिग्रेशन ऑफिसर स्टैंप मारने से मना कर देता है। उसके पीछे रीज़न बताता है कि जो तुम्हारा पासपोर्ट है वो वैलिड है 22 तारीख से, और मैं वहाँ पहुँच गया था 20 तारीख को। तो 2 दिन का गैप था, और मैंने उज्बेकिस्तान से एग्ज़िट ले ली थी, तो मैं वापस उज्बेकिस्तान भी नहीं जा सकता था। हालांकि मेरे पास डबल एंट्री वीज़ा था, पर मैं वो यूज़ नहीं करना चाहता था क्योंकि पूरा रूट डाइवर्ट करना पड़ता, फिर ताशकंद जाना पड़ता, फिर मेरे को दोबारा वीज़ा लेना पड़ता क्योंकि 5 तारीख की मेरी फ़्लाइट भी थी। तो मैं वो अवॉइड करना चाह रहा था। तो इस चक्कर में मुझे 2 रात वहाँ रुकना पड़ा। सारी गलती मेरी थी। चीज़ें अवॉइड की जा सकती थी अगर मैं वीज़ा देख लेता वहाँ पे, शायद मैं ताशकंद के थ्रू तजिकिस्तान चला जाता। पर कोई नहीं, कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं आई। बस नीचे सोना पड़ा, और खाने का वो मैनेज कर रहे थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे ऑफिसर्स थे उज्बेकिस्तान वाले। तजिकिस्तान वाले तो उन्होंने बोला कि जाके उज्बेकिस्तान जाओ, मतलब उनकी साइड जाओ, हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो सिचुएशन मेरी थी वो भी एक अंकल के साथ थी, वो भी इंडियन ही थे। लकीली ये बात अच्छी थी, वो भी इंडियन थे। हमने पूरी कोशिश करी कि तजिकिस्तान में एंट्री मिल जाए। जो वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स थे उनसे बात करी, उन्हें अपनी सिचुएशन समझाई। मैंने एक टूर बुक करा था तो उसकी गाड़ी भी आ गई है। तो इससे आगे जो कहानी है वो मैं गाड़ी में बैठ के बताऊँगा आपको। और ये मेरा हॉस्टल है और ये गाड़ी है ये। हाँ, तो जब हम उस सीनियर ऑफिसर के पास गए तो सबसे पहले तो उसने हमें आधा घंटा इंतज़ार करवाया। फिर आके हमसे बात करी। पहले तो अच्छे से बात कर रहे थे, फिर अपना रोब झाड़ने लगे कि एंट्री नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। हम इस उम्मीद में थे कि हमें एंट्री मिल जाए, क्या पता, पर वो एंट्री हमें दे नहीं रहे थे। बाद में जाके कहते हैं कि $400 दोगे तो एंट्री मिल जाएगी, पर मेरे पास तो $400 थे नहीं। पर अंकल सोच रहे थे किसी तरह अगर $100 में हो जाए तो वो एंट्री कर लेंगे, क्योंकि उनके पास वीज़ा था नहीं, मेरे पास डबल एंट्री था, तो मैं वापस जा सकता था। पर फिर वो माने ही नहीं। तो हम वापस आ जाते हैं उज्बेकिस्तान की तरफ, क्योंकि वही लोग हमारी हेल्प कर रहे थे। उन्होंने हमारी खाने में भी हेल्प की बाद में। फिर मेरे पास एक टेंट था, वहाँ पे एक रूम पड़ा हुआ था खाली, हमने उसमें वो टेंट बिछाया और हमने 2 रात वहाँ पे काटी। मुझे 2 रात काटनी पड़ी और जो अंकल है उनको 3 रात काटनी पड़ी, क्योंकि उनका 23 तारीख से वैलिड था। मैं चाहता तो वापस जा सकता था, फिर मुझे ये आया कि अंकल है, बुज़ुर्ग आदमी है, तो ये कहाँ ही रहेंगे। तो एज एन सपोर्ट दोनों इंडियन थे, तो मैं रुक गया वहाँ पे। इन 2 दिनों के दौरान मुझे एक चीज़ और समझ में आई कि हमारे पासपोर्ट की कुछ वैल्यू नहीं है। हम दोनों वहाँ पे लेटे हुए थे, वहाँ बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कब टाइम पूरा हो। और जितने भी यूरोपियंस थे सब इजीली जा रहे थे। अब कहने को ये कंट्रीज़ हमारे पास है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है और एशिया में पड़ती है, वो तो यूरोप से आके इजीली ट्रैवल कर पा रहे हैं। और हम इंडिया जो इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी इकॉनमी है, इतनी बड़ी पावर है, उसके बावजूद भी हमें वहाँ ऐसे गलती हालांकि हमारी थी, हमें वीज़ा चेक करना चाहिए था। पर अगर आप एक पर्सपेक्टिव से देखो कि हम वहाँ 2 दिन बैठे हुए हैं सिर्फ इस रीज़न से कि हमारे पास वीज़ा भी है, पर वो वैलिड सिर्फ 2 दिन बाद है। 22 तारीख को जब मेरा वीज़ा वैलिड हो जाता है तो मैं सुबह 4 बजे के अराउंड बॉर्डर से निकलता हूँ। फिर मैं ढूंढता हूँ एक टैक्सी, वहाँ से मैं पहुँचता हूँ जो नियरेस्ट बॉर्डर टाउन था पंजकिंद।
वहाँ जाने के बाद सबसे पहला मेरा टास्क होता है कि मैं एक हॉस्टल ढूंढूँ, तो किसी तरह मैं एक हॉस्टल ढूंढता हूँ। और हॉस्टल ढूंढने के बाद मुझे वहाँ 2 लोग मिलते हैं, एक न्यूजीलैंड से और एक वियतनाम की लड़की, जो मुझे ऑफ़र करते हैं एक टूर के लिए, जो उन्होंने बुक कर रखा था क्योंकि उन्हें साथ में 2 लोग और चाहिए थे ताकि उनके प्राइस कम हो जाए। तो 2 तो मिले नहीं, मैं मिल गया इन्हें, और अब हम जा रहे हैं टूर पे। वहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, 5 मिनट का ब्रेक है और मैं आपको नीचे थोड़ा सा जाकर दिखाता हूँ। ज़्यादा नीचे तो जा नहीं सकता मैं, बहुत तेज़ जा रहा है पानी, बहुत ज़्यादा तेज़, देखो। और यहीं पे ऊपर ये गांव बसा हुआ है इनका। वापस चलते हैं। तो देखो कहाँ से सेल्फी ले रहा है। मैं जा नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे शूज़ स्लिपरी और मुझे ऊंचाई से थोड़ा डर भी लगता है। हाइकिंग शूज़ मेरे पास नहीं है। और पानी कितना साफ़ है, बिल्कुल नीला पानी, जूम करके दिखाता हूँ। ये पहला लेक है, ऐसे 7 लेक और है ऐसी, मतलब आगे जा के तो 7 लेक है, इन्हें 7 लेक्स बोलते हैं। तो इनका टूर है। मेरा प्लान नहीं था यहाँ आने का, पर मज़ा आ रहा है काफ़ी ज़्यादा। अभी मैं नीचे जा रहा हूँ। अभी कितना था भाई लेक का पानी, वो बहुत ठंडा है। तो मैं चढ़ूँ कैसे? अगर यहाँ मेरा फ़ोन गिरा या मैं गिरा तो सीधा मिलूँगा पहाड़ी के नीचे। इट्स रिस्की। आते हुए इतना डर लगा, अगर एक बार भी इसमें कोई गिरा तो सीधा खत्म है भाई वो आदमी। चलो अब नेक्स्ट लेक के लिए चलते हैं। ये है दूसरा लेक, इसका नाम है सोया लेक। हिंदी में सोया का मतलब होता है स्लीपिंग, और इनका पता नहीं क्या है। यहाँ जितने भी ये टावर से है ये लकड़ी के हैं। व्यू देखो मेरे पीछे। लेक नंबर 3 और यहाँ पे किसी ने कांटा लगा रखा है मछली फंसाने के लिए। वन बाय वन सब जा रहे हैं वहाँ पे, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और मुझे इन्हें देख के डर लग रहा है क्योंकि ये सारे पत्थर ऊपर से आके गिरे हैं। कोई एक आधा आके गिर ना जाए यहाँ। देखो इनमें दरारें बनी हुई हैं, यहाँ पे कोई भी गिर सकता है। काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है ये। अभी गाड़ी रोकी है 6 नंबर लेक पे, और 6 नंबर लेक देखो कितना बड़ा है। अब तक का सबसे बड़ा लेक है, क्या पता 7 बाइस से बड़ा हो, पर ये काफ़ी बड़ा है। और हवा चल रही है काफ़ी ज़्यादा ठंडी, धूप भी तेज़ है पर हवा ठंडी है, तो चीज़ें मैनेज हो रही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और पहाड़ पे ऊपर देखो बर्फ़ जमी हुई है, और ये पानी वहाँ से ही आ रहा है ऐसे बहते बहते नीचे की तरफ। चलो अब चलने का टाइम आ गया है। सेवंथ लेक के लिए यहाँ से हाइक करना पड़ेगा। इन्होंने हमें छोड़ दिया, यहाँ से हाइक करके उधर जाना पड़ेगा। हाँ वहाँ से पानी दिख रहा आता हुआ ऊपर है।
हाइक भी कर लेंगे, ये एक्सपीरियंस भी ठीक है। मेरे पीछे वो झरना देखो कितना मस्त है, हवा बहुत तेज चल रही है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी बहुत दूर है वैसे, इस डायरेक्शन में जाके कहीं लेक है, ये पीछे रह गए मेरे दोस्त। और फाइनली ये है 7th लेक, ये देखो उधर वहाँ पे एंड हो रहा है, उधर ये फ्लो करते करते नीचे जा रहा है पहाड़ों से ऐसे। तो अब हाइकिंग करते हुए हम यहाँ से जाएंगे उधर, देखेंगे क्या है, क्योंकि यहाँ पे मेनली रास्ता एंड हो जाता है। ये पतला सा ट्रेल जाती है, क्योंकि लोग यहाँ से आ रहे थे। लोग इतनी दूर आते हैं, कोक की बोतल लाते हैं, यहीं पे फेंक के चले जाते हैं, क्या करें लोगों का। जूतों की हालत देखो। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ लेक के एंड में पहुँचे हैं। ये है लेक का एंड, और ये पानी आ रहा है पहाड़ों के ऊपर से। जो पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ है वो पिघल रही है धूप की वजह से, तो वो पानी आ रहा है। उधर वो घर से बने हुए हैं, अभी कोई रहता तो है नहीं वहाँ पे, क्योंकि घर पीछे भी थे उधर, वहाँ भी बने हुए हैं, पर कोई मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई रहता है। पहाड़ की हाइट देखो, सीधा बादलों में टच हो रहे हैं। यहाँ देखो बादलों से बस थोड़े सा ही दूर है, और दूर दूर तक पहाड़ ही है, कोई एक इंसान नहीं दिख रहा। सर्दियों के बाद जो गर्मी आती है उनमें यहाँ पानी आता हुआ, क्योंकि पहाड़ों पे तो बर्फ़ जम जाती है, तो वो पिघलेगी भी सर्दियों उसमें, गर्मियों में, तो वही पत्थर बहा के लाती है यहाँ पे। अभी तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ है नहीं पहाड़ों पे, तो जो जमी हुई बर्फ़ है वही पिघल के आ रही है अभी, तो सिर्फ इसी पुल से पानी आ रहा है। वैसे लकड़ी का पुल जिन्होंने यहाँ पे बना रखा है, पर यहाँ से भी पानी फ्लो नहीं कर पा रहा। भाई मुझे तो नींद आ रही है, 2 रात बॉर्डर पे ऐसी कटी है बहुत खतरनाक वाली, और आज हाइकिंग भी कर ली। 6 देश में तो गिर सकते हैं। झरने की रफ्तार देखो भाई, तो क्या स्पीड है पानी की। अगर कोई गिरा तो सीधा नीचे मिलेगा, और ऊपर से देखो वहाँ। फाइनली हमारा ये टूर हो चुका है एंड, और अब हम जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ। पिछले 2-3 दिन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा थका देने वाले थे, तो मैं काफ़ी थका हुआ हूँ। हॉस्टल जाके सोऊंगा और कल निकलूँगा मैं तजिकिस्तान की कैपिटल सिटी दुशानबे के लिए। आई होप आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।